नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी सुनीता जैन इनकी लिखी हुई कहानी है। सुनीता जैन हिंदी की वरिष्ठ साहित्यकारा हैं। वे कई पुरस्कार सम्मानों से पुरस्कृत हैं। उनकी कहानियाँ आज और भी अधिक प्रासंगिक हो उठी है। बहुत पहले ही इन कहानियों ने जैसे अनिष्ट की छाया देख ली हो। वे भारतीयों के फिसलन और सामाजिक ढोंग ढर्रे की अच्छी खबर लेती हैं। ये कहानियाँ स्त्री पुरुष घर परिवार को उसके सामाजिक परिदृश्य में स्थापित करती हैं। हमारी आज की कहानी का नाम है भरोसा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दरवाजे के बंद होते ही उसके शरीर में वही घबराहट भरनी शुरू हो गई। दौड़कर वह खिड़की तक गई, पर उसके घर के सामने से सड़क 10 कदम चलकर ही दाएं मुड़ जाती है। बीच में जामुन का पेड़ भी है। सड़क पर यतीन कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने खिड़की के सींगचों पर सिर टिका दिया। उसके पैर बहुत कांप रहे थे। क्या चप्पल पहनकर वह यतीन के पीछे जाए और हाथ पकड़कर कहे, मत जाओ आज, या मुझे भी ले चलो? नहीं। खिड़की से हटकर वह ठाकुर जी के आले के आगे घुटने टेक कर बैठ गई। ठाकुर जी के गले में सुबह ताज़ा पहनाई गई माला अभी सूखी नहीं थी। आले से आती अगरबत्ती और धूप की सुगंध से उसका जी कुछ ठहरा। गिड़गिड़ाकर बोली, ये मुझे क्या हो गया है भगवान? मुझे फिर अच्छा कर दो, ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। फिर मुन्ने और लतिका का क्या होगा? भगवान, मुझे मेरा विश्वास लौटा दो। रोज वह यही प्रार्थना दिन में कई कई बार किया करती है, और रोज ही उसके भीतर कोई चिड़िया बंद हो जाती है जो पेट से लेकर कलेजे तक फड़फड़ाती रहती है। लगता है उसका दिल धड़कना बंद कर देगा, शरीर में कहीं गहरी दरारें भर जाएंगी। भगवान, वह रोती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो यतीम का प्यार भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। बस मुझे अच्छा कर दो। मेरा मन बीमार हो गया है, मुझसे सहा नहीं जाता। मेरी स्मृति ले लो, मेरी सादगी मुझे फिर दे दो। कितनी सादगी है तुम में, यतीन उससे कहा करता था। कितनी आस्था वाली लड़की हो तुम, आशा। ऐसी सादगी और ऐसा इंसान भगवान क्या रोज रोज बनाते हैं? तुम कभी अपने आप को इन बेहुदा लड़कियों से कंपेयर नहीं किया करो। जिस दिन यति ने यह कहा था, उस दिन उसकी प्रमोशन की खुशी में इंडिया गेट पर पिकनिक थी। यतिन के ऑफिस में काम करने वाली 5-6 लड़कियां आई हुई थी। सभी के लिबास चुस्त थे, बाल सलीके से कटे या गुंथे थे। सभी में एक खास किस्म का आत्मविश्वास था। आशा उनके सामने थोड़ी कलसा गई थी। सबके जाने के बाद सामान समेटती बोली थी, ये सब कितनी स्मार्ट हैं, है ना? हाँ, बहुत स्मार्ट है। बनोगी ऐसी? वह थी ना नीली साड़ी वाली, बत्रा, उसका इस साल 3रा लव अफेयर शुरू हुआ है। और वह थी ना घोष, वह बॉस की खास है। और वह गोरी सी भसीन, उसके 2-2 एबॉर्शन हो चुके हैं, शादी अभी हुई नहीं है। चुप, क्या बोला करते हो? उस रात अंधेरे में यतीन ने उस पर से चादर खींचकर अलग कर दी थी। अपने को देख सकती हो तो देखो, कैसी चंदन की लपट है तुम्हारे देह में। रात में भी उजाला फैलता है। मेरी दुनिया बहुत छोटी है आशा, मैं उसी में डूबकर सुखी हूँ। खाट पर पास में सो गए बच्चों को आशा रोज खटोले पर सुलाती थी। यतीन और अपने बीच कोई दूरी उसे सहन नहीं थी, पर आज उन्हीं बच्चों को सीने से चिपटा है। वह घंटों पड़ी रहती है, मुन्ने को सूंघ सूंघ कर चूमती रहती है। फिर भी जैसे ही दोनों बच्चे सो जाते हैं, वही हलचल, वही फड़फड़ाहट उसे मथने लगती है। दिमाग में तरह तरह की तस्वीरें बनने बिगड़ने लगती है। मिस शर्मा ने बढ़िया ब्लाउज पहना होगा, यतीन उसे भीगा भीगा देख रहा होगा। मिस शर्मा हंसी होंगी, यतीन कुछ लजाया होगा। उससे आगे वह सोच नहीं पाती। पागल सी उठकर कमरे का चक्कर लगाती है। बदन में अंगारे दहकने लगते हैं। सांस रुक रुक कर आती है। खाने को देखते ही उल्टी हो जाती है। तुझे हो क्या गया है आशा? ठीक से कुछ पकाती क्यों नहीं? बच्चे कब से खाना मांग रहे हैं? यतीन कहता है।
कह दो डबल रोटी ले आए, मेरे सिर में दर्द है। अच्छी मुसीबत है, डबल रोटी कोई खाने की चीज़ है? सिर में दर्द है तो एस्प्रो ले लो और उठकर खाना बनाओ। वह कहना चाहती है, क्यों बनाओ, किसके लिए बनाओ? तुम तो नहीं खाओगे, देर से लौटोगे। पर वह कुछ नहीं कहती, उठकर दूसरे कमरे में चली जाती है। यतीन टाइप किए कागज़ों में अशुद्धियाँ देखता रहता है। वह सोचती है, कैसा एकाग्र होकर काम करता है यतीन आजकल। पहले तो कभी अखबार भी नहीं पढ़ता था। दूसरे कमरे की दीवार से वह माथा ठोंक लेती है और वहीं लेटकर रोने लगती है। यतीन उठकर आता है, रोना और तेज़ हो जाता है। सिर में बहुत दर्द है क्या? यतीन पास बैठकर प्यार से पूछता है। शरीर पर जहाँ यतीन का हाथ है वहाँ बहुत सुख होता है। लगता है सारा दर्द सिमट कर वहाँ से निकल जाएगा। आशा, चल किसी डॉक्टर को दिखा दूँ, वह कहता है। नहीं, वह सिमट कर यतीन की गोदी में आ जाती है। अभी ठीक हो जाऊंगी, बस मेरे पास बैठे रहो, वह आगे कहना चाहती है पर कहती नहीं। बहुत देर हो गई, काम बहुत बाकी है, मैं चलूँ? जल्दी आ जाऊंगा। यतीन उठता है, दरवाज़ा बंद होता है और वह बदहवास दौड़कर खिड़की पर खड़ी हो जाती है। यतीन, यतीन, मुझे डॉक्टर के यहाँ ले चलो, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। पर जामुन का पेड़ बीच में लगा है। 10 कदम चलकर सड़क दाएं मुड़ जाती है। यतीन दिखाई नहीं देता और आशा ठाकुर जी के आले में सिर टिका देती है। मम्मी, तुम्हें कहाँ दुख रहा है? उंगली से उसका चेहरा छूकर लतिका विस्मय से पूछती है। पेट में दर्द हो रहा है? कहीं दुख नहीं है बेटे, चल तुझे हलवा बनाकर खिलाऊंगी, कल से मांग रही है ना। कहाँ दुख है, कहाँ दुख है, यतीन भी तो यही कहता है। लाओ हाथ दबा दो आशा, बताओ कहाँ दर्द है। कपड़े कूट कूट कर क्या हाल हो गया है तुम्हारा। कितना काम करती हो दिन भर, मुझसे देखा नहीं जाता। लाओ तुम्हारे पैर दबा दूँ। हटो, कहीं काम से कोई थकता है? शरीर थकता है, मैं थोड़े थकती हूँ। और तुम कौन सा कम काम करते हो? क्या खाक काम करता हूँ आशा, जो तुम्हारे लिए एक नौकर नहीं रख सकता। जानती हो, शाम को किसी मियाँ बीवी को स्कूटर पर सजे घूमने जाते देखता हूँ तो कितनी चोट लगती है मुझे। तुम तो 24 घंटे इन्हीं कमरों में कैद रहती हो। एक स्कूटर ही होता तो तुम्हें घुमा लाया करता। कैसे लिपट के बैठा था तुम्हें अपने से। न बाबा, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। क्या पता स्कूटर चलाते कि पीछे ही देखते रहते। मजाक की बात नहीं है, मैं वाकई कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने की बात सोच रहा हूँ। तुम मुझे नौकरी क्यों नहीं करने देते? फिर वही बात, जा कर ले नौकरी। न 2 दिन में रोती हुई आई। अरे नाराज़ क्यों होते हो? मैं तो यूं ही। आशा, मैं सोच रहा हूँ 2 एक किताब लिख डालूँ। एक गोल्ड माइन स्कीम है, एकदम धन बरस जाएगा। हमारे यहाँ मिस शर्मा है ना, वही जिसकी तुम कह रहे थे कि कौवे सी आवाज़ है और तोतिया नाक। अरे वही, वह कह रही थी कि कंपटीशन में बैठने वालों की कॉपियाँ तो हम ही देखा करते हैं। अगर मॉडल आंसर छाप दे तो कितने लोगों का फ़ायदा हो जाए। उस बात ने मेरे मन में घर कर लिया है। हर साल हज़ारों लड़के दफ्तर की नौकरी के लिए इम्तहान देते हैं, सभी तो खरीदेंगे। सोचता हूँ मिस शर्मा को पटा कर देखूँ। वह ज़रा सीनियर है, दोनों मिलकर फटाफट काम कर डालेंगे। वह करेगी तुम्हारे साथ काम? क्यों नहीं करेगी। अभी उसी दिन कह रही थी, अगर 25-30 हज़ार रुपये जोड़ लूँ तो घर बनवा लूँ। शुरू शुरू में यतीन घर लौटकर मिस शर्मा के साथ किया हुआ काम उसे दिखा था। बीच बीच में मिस शर्मा की मामूली तौर पर नकल भी उतारता रहता। दोनों हंसते। आशा को लगता, बस अब स्कूटर आया। यतीन नीचे हॉर्न बजाएगा, बच्चे दौड़कर सीढ़ी से उतरेंगे और वह शर्माती सी नई साड़ी पहने आएगी। यतीन कहेगा, कसकर पकड़े रहना मुझे, अच्छा। पर घर का मालिक जब घर नहीं लौटता तो शामें कितनी लंबी हो जाती हैं। न चाय के साथ पकौड़ी बनती है,
न बच्चों का हाथ पकड़कर कोई अगले दिन का सौदा खरीदने के लिए जाता है। कोई दोस्त या पड़ोसी भी चुनाव को लेकर टिप्पणी करने नहीं आता। रसोई घर में तब चूल्हा जलाने का तक मन नहीं करता। बच्चों को डांट लपट कर अधभूखा सुला दिया जाता है। घर की मालकिन 100 टुकड़ों में टूटकर दीवान पर पड़ी रहती है। पत्रिकाएं बिन पढ़े ही मेज पर पड़ी रहती है। रेडियो भी बंद ही रहता है। मायका बहुत याद आता है और तभी आंखों से झरझर पानी बहता है। आशा, मैं देर से लौटूंगा, परीक्षा निकट आ रही है, पब्लिशर जल्दी कर रहा है, किताब पूरी करनी है। अलमारियों में कपड़े बेतरतीब ठुसे रहते हैं। बिस्तर पर कवर नहीं ढका जाता। कमरे में चारों तरफ फैले खिलौनों को शाम को तरतीब से रखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। बच्चे चुपके से खिसक जाते हैं। पड़ोसी के घर की खिड़की से लटक टेलीविज़न देखते हैं। आशा, लो, यह किताब छपकर आ गई। यतिन लहराता घर आता है। इस पर तो तुम्हारा नाम नहीं है। नाम के लिए लिखी थी क्या? पैसा कब तक आएगा? अगले साल। ये पब्लिशर लोग साल के अंत में हिसाब करते हैं। इस बीच में दूसरे पेपर के आंसर तैयार कर लूँगा। 2-2 पुस्तक हो जाएंगी। पब्लिशर का रोज़ फ़ोन आ रहा है कि काम कर दूँ। यतीन रविवार को भी सुबह ही मिस शर्मा के घर चला जाता है। शाम को तो रोज़ ही वहाँ काम करता ही है। क्या करे, दिन तो दफ्तर में बीत जाता है। ये तो शुक्र करो मिस शर्मा को पति या झंझट का झमेला नहीं, चाहे जितनी रात तक काम करती रहे। ऐसा साथ भी क्या आसानी से मिलता है? यतीन कहता है। आशा को लगता है उसके सीने में घुटन भर रही है। वह छिपी निगाह से देखती है। यतीन का चेहरा भाव विभोर है। वह बहुत दूर कहीं विचार मग्न है। मुन्ना और लतिका सीढ़ियों में झगड़ रहे हैं। यतीन झुंझला उठता है। चुप नहीं रख सकती हो इन्हें? सारा आइडिया बिगाड़ दिया। आशा के पकड़ते पकड़ते यतीन ने मुन्ने को थप्पड़ मार दिया है। वह बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में चली गई। यतीन का थप्पड़ मुन्ने के नहीं, आशा के बदन पर 5 उंगलियां छोड़ गया है। विवाह के 7 वर्ष बाद जब मुन्ना हुआ था तो यतीन ने कैसा खुशी का आंसू पलकों में छिपा लिया था। नर्स के जाते ही माथे पर हाथ फेर फेर कर कहता रहा था, भगवान कितना मेहरबान है आशा, मेरे प्यार, तुम अच्छी तो हो ना? अम्मा को बड़ी आस थी पोते की। हिलक हिलक कर रोते हुए मुन्ने को सीने से लगाए आशा के वक्ष में कुछ घुमड़ उठा। उसने दूध पिलाना बंद नहीं कर दिया होता तो ज़रूर मुन्ने को अपना दूध पिलाकर सुला देती। पर यतीन ने ही छुड़वा दिया था मुन्ने का दूध। कब तक इतने बड़े लड़के को दूध पिलाओगी? कुछ अपना भी होश है? आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए हैं। और वह दीवान पर बेहोश सोए यतीन को देखती है, जो मिस शर्मा के यहाँ से आकर अक्सर बैठक ही में सो जाता है। सुबह उठकर शेव करते यतीन कहता है, मिस शर्मा बीमार है, तुम जाकर उसका हाल पूछा ना, अब तो उसने पास में ही घर ले लिया है। मुन्ने को गोदी में उठाए पसीने से लथपथ वह मिस शर्मा के घर पहुंचती है। घबराहट के मारे दरवाज़ा खुलने पर मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। मिस शर्मा उसे पहचान लेती है, जैसे उसका आना अपेक्षित ही था। जब तक नौकर चाय बनाकर लाता है वह निगाह झुकाए ही देखती है कि मिस शर्मा के बाल बहुत काले हैं, ज़रूर रंगती होगी। दांत बहुत टेढ़े हैं, मरघिन्नी लगती है। वह कुछ आश्वस्त होती है। देखो, यतीन से उम्र में भी बड़ी है। हाँ, गोरी ज़रूर है, पर कहाँ चंदन, कहाँ चूना। मन ही मन वह अपनी सोची बात पर हंसती है। पर मिस शर्मा की ऑर्गेंडी साड़ी में एक भी सलवट नहीं है। साड़ी की सफ़ेद ज़मीन पर हल्के पीले फूल छिटके हैं। मिस शर्मा का जूड़ा घना सा है। शरीर में कीमती महक सरसरा रही है। चाय के प्याले जो नौकर ट्रे में रख कर दे गया है बेहद महीन और चिकने बोन चाइना के हैं। तभी यतीन घर पर चाय पीते आजकल चिड़चिड़ाया करता है। वह नीला मग भी फूट गया क्या? कोई भला आदमी घर आ जाए तो किस में चाय पिलाओगी? याद दिलवाना, कुछ अच्छे प्याले लाऊंगा अगले महीने। खुले दरवाजे से मिस शर्मा के पलंग का
काशनी बेड कवर दिखाई दे रहा है और डबल बेड की डनलपी नरमाई। उसके कलेजे में बंद कोई चिड़िया बड़े जोर जोर से फड़फड़ा रही है। उससे बैठा नहीं जा रहा। फिर आऊँगी कहकर मुन्ने को गोदी में उठाकर बाहर निकल आई है। सड़क कितनी लंबी और सुनसान है। उसका घर इतनी दूर क्यों है? एक एक कदम उठाते वह चूर हो गई है। पहले तो वह कभी नहीं थकती थी चलते चलते। आशा, तुझे क्या हो गया है? हंसती कभी नहीं अब? यतीन पूछता है। नहीं, कुछ तो नहीं हुआ, वह फीका सा जवाब देती है। मिस शर्मा की तबीयत अब कैसी है? उसके मुंह से निकल जाता है। मैं मिस शर्मा की बात नहीं कर रहा था। तो उसकी बात भी मुझसे नहीं करना चाहते? तू कुछ जेलस हो गई है क्या? यतीन उठ बैठता है। अगर भरोसा नहीं रह गया है तो काम करना बंद कर दूं? यतीन की धमकी से उसके अंदर कुछ हरहरा कर टूटता है। मैंने कुछ भी नहीं कहा, बेकार बिगड़ रहे हो। यतीन मुंह फेर कर सो गया है। लगता है दांत पीस रहा है। जेलस? भरोसा? जामुन के टपकते पत्तों को देखकर वह अकारण हंसती है। सड़क पर स्कूटर सवार बारिश में भीगते हुए लोग जा रहे हैं। स्कूटर धीरे धीरे चला रहे हैं, शायद फिसलन है। यतीन मिस शर्मा के घर पहुंच गया होगा। उसने भीगी कमीज उतारी होगी। मिस शर्मा का डबल बेड बिजली किसी तेजी से उसके दिमाग में कौंधता है। मिस शर्मा के कोई बच्चा या पति नहीं। बंद कुएं में उतरती खाली बाल्टी सी वह तेजी से गिरी जा रही है। अभी धप से पानी टकराएगा और वह लाश सी भारी हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं। ठाकुर जी के आले के आगे वह बार बार माथा रगड़ती है। यह कैसा मृग छोड़ दिया ठाकुर? हमारी सुख सीता का हरण हो गया। यतीन निर्दोष हो या दोषी, आशा की सोनी आंखों में अंततः परीक्षा अग्नि धू धू करके सुलगी जा रही है। मित्रों, अभी कुछ 10-1 वर्षों में जो पेपर आउट होने की फैशन सी चल पड़ी है, ऐसे प्रसंगों की अनिष्ट छाया बहुत पहले ही सुनीता जैन की कहानियों ने देख ली थी और इसी प्रसंग को लेकर कहानी गढ़ी गई है। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।